नमस्कार, मैं हूं खालिद मलिक। लोकसभा चुनावों में 30 साल बाद किसी एक पार्टी को पूरा बहुमत मिला। वजह बनी मोदी लहर। अच्छे दिन लाने के वादे के साथ मोदी सत्ता में आए। सरकार अपने पहले दिन से एक्शन में दिखी। यह और बात है कि इस दौरान रेल किराया बढ़ोतरी जैसे कुछ कड़वे फैसले भी लिए गए। क्या ये महंगाई जैसे कुछ मुद्दों पर जनता को जमीनी राहत नहीं मिलने का नतीजा है, जो सरकार गठन के बाद से उपचुनावों के 3 दौर में उसे शिकस्त झेलनी पड़ी है। जुलाई में उत्तराखंड की 3 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया। अगस्त में बिहार की 10 सीटों पर जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन से उसे चुनावी हार मिली। तो सितंबर में 9 राज्यों में हुए उपचुनावों के नतीजे भी केंद्र की मोदी सरकार के लिए निराशाजनक रहे हैं। जो नतीजे सामने आए हैं उनसे जाहिर हो रहा है कि यूपी में समाजवादी पार्टी अपनी खोई ताकत पाने की कोशिश कर रही है, तो गुजरात और राजस्थान में कांग्रेस ने पैर बढ़ाना शुरू कर दिया है। सवाल है, कहां कमी रह गई बीजेपी से जो मोदी विरोधियों को मौका मिल गया? आज का मुद्दा इन्हीं सवालों के साथ। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात में। 17 सितंबर को मोदी का जन्मदिन होता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की ओर से पीएम को एक खास तोहफा देने की तैयारी थी। 13મી તારીખે मतदान कराવીએ, પૂરતા પ્રમાણમાં मतदान થાય। 16મી તારીખે મતગણતરી થશે। 17મી તારીખે નરેન્દ્રભાઈને ભેટ આપવાની છે। 17મી તારીખ ભૂલીએ નહીં ભાઈ, આપણે ભૂલીએ નહીં આટલી બાબત। અને એટલા માટે 17મી તારીખે આપણે એના આનંદના સમાચાર આપીએ, भेंट આપીએ। गुजरातनी 10 सीट આપણે જીતવાના છીએ। लेकिन आनंदीबेन ने जैसा चाहा वैसा हो न सका। पीएम बनने के बाद अपने पहले गुजरात दौरे पर मोदी को राज्य में बीजेपी के किले में सेंध लगी मिली। गुजरात विधानसभा उपचुनावों में बीजेपी क्लीन स्वीप ना कर सकी। राज्य में विधानसभा की 9 सीटों पर हुए उपचुनावों में बीजेपी 6 सीटें ही जीत सकी। बाकी 3 सीटें मंगरौल, डीसा और खंबालिया पर कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया, जो मोदी के सीएम रहते बीजेपी के खाते में थी। हाँ, मोदी की छोड़ी वडोदरा लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार रंजनाबेन ने जरूर 3,29,000 वोटों की धमाकेदार जीत दर्ज की। बीजेपी के लिए राजस्थान उपचुनाव के नतीजे भी निराश करने वाले रहे। पार्टी 4 में से महज 1 ही सीट जीतने में कामयाब रही। 3 सीटों पर जीत दर्ज कर कांग्रेस ये संकेत दे गई कि वो वापसी का मादा रखती है। उपचुनावों के ये नतीजे मोदी के विरोधियों को हमले का बड़ा मौका दे गए। बुरा संकेत है थोड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए, और जो उनकी नीतियां रही हैं उनको लोगों ने नकारा है एक तरह से। देखिए, इस उपचुनाव के नतीजे से बात बिल्कुल साफ हो गई है कि 100 दिनों के अंदर मोदी का जादू इस देश से खत्म हो चुका है। मोदी ने इस देश के लोगों को बहुत भरोसा और उम्मीद दिलाई थी, लेकिन इस देश की जनता को भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, भुखमरी के खिलाफ जिहाद की जरूरत है, लब जिहाद की जरूरत नहीं है। इस परिणाम से साबित होता है। और दूसरी बात ये कि इस देश के अंदर अब आपके नकली राजनीति। यूपी में उपचुनावों के नतीजे मुलायम और अखिलेश के लिए ऑक्सीजन लेकर आए। मुलायम की छोड़ी मैनपुरी लोकसभा सीट पर उनकी पार्टी के उम्मीदवार ने धमाकेदार जीत दर्ज की, तो विधानसभा की 11 सीटों में से भी बड़ा हिस्सा हथियाने में कामयाब रहे। सीएम अखिलेश नतीजों से गदगद नजर आए। मैं उत्तर प्रदेश की जिन विधानसभाओं में चुनाव था उस जनता का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने समाजवादी सोच, समाजवादी पक्ष में मतदान किया है। सांप्रदायिक दलों के खिलाफ मतदान हुआ है। लोग चाहते हैं कि सद्भावना, भाईचारा, मजहबी एकता और आपस में मिल के रहें। ऐसी ताकतें जिन्होंने समाज को बांटने की बात की,
धर्म जात को लड़ाने की बात की। मैं धन्यवाद दूंगा जनता का और आभार भी प्रकट करूंगा कि सब ने एक होकर के, सब भेदभाव मिटा करके समाजवादी पार्टी और समाजवादी नीतियों का समर्थन किया है। ये परिणाम आने के बाद समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से विकास और खुशहाली के रास्ते को आगे बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। लोकसभा चुनावों में यूपी में पार्टी को शानदार जीत दिलाने के बाद अमित शाह को तोहफे में बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी मिली। यूपी की 80 में से 73 लोकसभा सीटें मिलने के बाद ही मोदी के लिए प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हुआ, लेकिन दोनों में से किसी ने भी यूपी उपचुनाव में कोई रैली नहीं की। यूपी बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी का कहना है कि हार की समीक्षा की जाएगी। वहीं पार्टी के कई नेता ये कहने में लगे हैं कि उपचुनावों के नतीजों से डरने वाली बात नहीं। No, the Modi wave has always been working. The Modi wave is for the Lok Sabha election. We have seen as to how we had fared very well in the Lok Sabha elections. As far as these elections, the local elections are concerned, it is a local wave which works, and we are sure that BJP will emerge with a good number of seats in these local elections as well. उपचुनावों में गुजरात की पूरी कमान आनंदीबेन के हाथों में रही। सवाल है, क्या बीजेपी उपचुनावों में अपनी जीत को लेकर इतनी आश्वस्त हो चली थी कि रणनीति में चूक हो गई? उपचुनावों के ये नतीजे क्या मोदी सरकार के 100 दिन के कामकाज पर जनता का मैंडेट जाहिर करते हैं? सियासी जवाब अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये भी एक कुदरती नियम है कि लहर आती है तो कहीं ना कहीं थमती भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जानो दुनिया। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं राजनीतिक मामलों के जानकार अशोक मिस्त्री जी और वरिष्ठ पत्रकार सर्वसिद्धि चंद्र आचार्य जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, लहर थमती हुई महसूस कर रहे हैं आप? जो लोकसभा चुनावों में हमने लहर देखी थी उनकी तुलना में ये प्रदर्शन काफ़ी निराशाजनक है। तो आपकी बात तो सही है कि लहर थम रही है, लेकिन जिस तरह से आक्रामक प्रचार नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में किया था, इस तरह का प्रचार इन बाई इलेक्शंस में नहीं हुआ था। ना ही उनके किसी बड़े नेताओं के द्वारा भी इतना प्रचार किया गया था। यहाँ तक कि अमित शाह जिनके सर पे यूपी की 71 सीट्स की जीत का लोकसभा में सेहरा बांधा गया था, वो भी पूरा ध्यान यूपी के इस बाई इलेक्शंस पे नहीं दे पाए थे। सबसे ज़्यादा मंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में यूपी से है, मगर फिर भी यूपी में उनका निराशाजनक प्रदर्शन रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी ने खुद तो प्रचार नहीं किया था, लेकिन उनका करिश्मा जरूर कम हो रहा है। जी, उनका करिश्मा ज़रूर कम हो रहा है। अशोक मिस्त्री जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वजह क्या रही? क्या बीजेपी के नेता आत्मविश्वास से ओतप्रोत हो गए, निश्चित हो गए कि अब तो हम सब कुछ जीत लेंगे? देखिए खालिद जी, बात ऐसी है कि जब ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, या तो हम चाहे ये कह लें कि नहीं अब तो सब जो मतदाता है वो सब हमारी जेब में है, हम ही को वोट करेंगे और हम ही को आगे लाएंगे। ये जो गलतफहमी पहले जैसे कांग्रेस ने पाली, अब कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी पाल रही है तो उनके लिए बहुत ही खतरनाक बात हो सकती है, क्योंकि बहुत ही जल्दी करीब 100 दिनों के अंदर इस तरह से अपना मैदान गंवाना किसी भी राजनीतिक दल के लिए सही नहीं कहा जाएगा। आप चाहे कुछ भी कह लो, ये बात तो ज़रूर है कि जब लोकसभा और जबकि ये स्टेट के असेंबली की जब बातें होती है तो अलग चीज़ें ज़रूर होती है, लोकल मुद्दे ज़रूर होते हैं, लोकल आपके लीडर्स है उसमें जो सिलेक्शन करते हैं वो भी चीज़ें महत्व रखती है। और ख़ास उसके बावजूद भी आपको वहाँ पर जाके मतदारों को ये कहना पड़ेगा कि आपने जिस तरह से हमें लोकसभा में वोट किया है, इस तरह से इसमें भी कीजिए ताकि हम आपकी सेवा बेहतर कर सके। ये कहीं ना कहीं समझाने में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विफल रही है। खास करके अगर गुजरात की बात करें, ये कहना था कि भाई सभी सीटों का हम तोहफा देना चाहते हैं, और तोहफे की बात तो अलग है, 3 सीटें चली गई, जहां कांग्रेस का आप ये कह सकते हैं कि बैठे बिठाए एकदम जिसको कहते हैं कि फल आके गिरा उनके पास, ऐसी बात हो गई। और किसी को नहीं मालूम था, कोई नहीं ये कह रहा था कि भाई कांग्रेस सीटें जीतेगी, और ये तो शायद एक आधी जीत ले, लेकिन 3 सीट लेके आना वो बहुत ही बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं ये जो ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा दिखाई दे रहा था कि नहीं हम उनको पीएम जब यहाँ पर आएंगे तो तोहफा देंगे और सभी सीट जीत जाएंगे, कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस की वहाँ पर भी आ रही है। मिस्त्री जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, गुजरात में 3 सीटें जीत चुकी है जो कि बीजेपी के खाते में थी। चलिए राजस्थान की भी जहाँ तक बात करें, राजस्थान में भी सरकार बीजेपी की है, वसुंधरा राजे वहाँ मुख्यमंत्री हैं। बावजूद इसके अगर आप देखा जाए तो वहाँ पर प्रदर्शन जो है बीजेपी से बेहतर कांग्रेस का हुआ है। क्या वजह रही इन दोनों राज्यों में कांग्रेस
ने बेहतर प्रदर्शन किया है बीजेपी के बानिस्बत। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एरोगेंस जो है, एरोगेंस यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुकी है। जहाँ तक आप राजस्थान की बात करें या गुजरात की बात करें, किसी के पांव जमीन पर नहीं पड़ते थे। जब ये लोकसभा का चुनाव होने के बाद जिस तरह की परिस्थितियाँ हुई, सब ऐसा लगता है कि हम तो बस आसमान में उड़ेंगे। आप उनके साथ जो डायरेक्ट कांटेक्ट जो होता है लोगों के साथ, वो कांटेक्ट कहीं ना कहीं मिट चुका था, ऐसा कह सकते हैं। और सेम थिंग आप अगर राजस्थान में कहें तो राजस्थान में जिस तरह से क्लीन स्वीप करने के बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, करीब 100 दिनों के अंदर अगर इस तरह से गिरावट आई कि भाई पूरी जो सीटें, जो इलेक्शन था उसमें से 3 सीटें कांग्रेस को चली गई। वहाँ सचिन पायलट ये कह रहे हैं कि देखिए एरोगेंस का ये कमाल है, अगर आप जनता के साथ जुड़े नहीं रहेंगे। और दूसरी एक बात, खास इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरह से लोकसभा के चुनाव हुए, तब जिस तरह से बीजेपी ने आक्रामक रवैया अपनाया था, अब ये जो रणनीति जो है वो विपक्ष अपने आप को एकजुट करने में लगा दी और कहीं ना कहीं जो भी गिले थे, सिकवे थे, वो सबको एक लाके ये कह दिया कि नहीं हमें उसको। आप देख लीजिए, उत्तराखंड की बात ले लीजिए, बिहार की बात ले लीजिए, सब इकट्ठे हो गए। और अगर कोई बड़ी इसको चुनौती को अगर ये करना है तो सब इकट्ठे आ जाएंगे, तो कोई भी बड़ी चुनौती को हम स्वीकार कर सकते हैं। इस तरह का माहौल ये चुनाव में कहीं ना कहीं हम सबको देखने को मिल रहा है। जहां तक उपचुनाव की बात है तो ये ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो विरोधी हैं, जिनका पाला और जिनका पलड़ा लोकसभा चुनाव में काफ़ी कमज़ोर रहा, वो मजबूती के साथ उपचुनाव में उभरे हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और इसी मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, मगर दिल है अहमदाबाद। अहमदाबाद है, अहमदाबाद में होके खा रहा हूं फाफड़ा ना, हाँ फाफड़ा। लॉ गार्डन, शॉपिंग 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 एंड मोर शॉपिंग। ये चिड़ियों के पोल हैं और ये इंसानों के। ये पुराने मोहल्ले कह रहे हैं कि ओ बिल्डिंग वालों, चांद पे बैठे हो मगर पड़ोसी का नाम नहीं पता। पोल खुल गई। दिल्ली वाली जामा मस्जिद कोई अकेली नहीं है, यह है अहमदाबाद की जामा मस्जिद। अद्भुत। मंदिर से चला था और आ पहुंचा मस्जिद के पास। चलने से ही तो दूरियां मिटती है। अहमदाबाद, यहाँ खुशबू है मेल जोल की, खुशबू है पोल की, यहाँ खुशबू है गुजरात की। 2 nights 3 days तो बिताओ अहमदाबाद में। अरे कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। शादी उत्सव या त्योहार, लिज्जत पापड़ हो हर बार। कर्रम 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 कर्रम, मजेदार लिज्जतदार, साथ स्वाद में लिज्जत लिज्जत पापड़। खादी और ग्राम उद्योग कमीशन द्वारा मान्य श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़। खबर हो राजनीति की या बात हो राजनेता की, खबर हो देश की या बात हो आम इंसान की, खबर हो अपराध की या बात हो अपराधियों की, खबर हो कारोबार की या बात हो शेयर बाजार की, खबर हो खेल की या बात हो खिलाड़ियों की, खबर हो बॉलीवुड की या बात हो कलाकार की। हर खबर हर बात पहुंचेगी आपके पास। बने रहिए जानो दुनिया के साथ। नवरात बिना गुजरात कैसा, गुजरात बिना नवरात कैसा। ऐसी नवरात आपको कहां मिलेगी? अरे यहाँ और कहां। नवरात भक्ति का उत्सव है, शक्ति का उत्सव है, स्त्री शक्ति का उत्सव है। ये देखिए, लग रहा जैसे बहुत सी देवियां एक देवी की उपासना कर रही हो। नवरात्रि, इसमें खुशबू है मौज की, मस्ती की, इसमें खुशबू है गुजरात की। अरे कब तक नाचोगे बारात में? कुछ दिन तो नाचो गुजरात में।
उत्तराखंड में जब कांग्रेस को जीत मिली तो कहा गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि वहां पर सरकार कांग्रेस की है, इसलिए उपचुनावों में अक्सर जहां की सरकार होती है, जिसकी सरकार होती है, उसे ही जीत मिलती है। बिहार में जब चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, तो भी यही कहा गया। मगर जब अब चुनाव हुए और जब गुजरात में भाजपा की सरकार है, जब राजस्थान में भाजपा की सरकार है, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? आचार्य जी, आपसे यही सवाल। कई बार ऐसा भी होता है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोटिंग होता है, जिसकी सरकार है उसके खिलाफ मतदाता मगर इलेक्शन में। जब भाजपा के नेताओं का ये कहना रहा कि जिनकी सरकार होती है उनके पक्ष में अक्सर उपचुनाव के नतीजे जाते हैं, तो वो यहाँ भी होना चाहिए। हाँ, फिर यहाँ क्यों नहीं हुआ? देखिए, यहाँ जो तीनों सीट है, डीसा, मंगरोल, खंभालिया, वो 100% बीजेपी की कमिटेड सीट नहीं है। जैसे वडोदरा थी लोकसभा की सीट, तो वो प्रो बीजेपी सीट ही थी, जिसमें कोई भी कैंडिडेट खड़ा उसका महत्व नहीं था, वो पार्टी के नाम से ही जीतने वाला था। इसी तरह से ये तीनों सीट है वो श्योर नहीं थी कोई भी पार्टी के लिए। और खंभालिया में तो पहले विक्रम माडम थे, हेमंत माडम और अभी पूनम माडम, तो वो फैमिली में ही कांग्रेस या बीजेपी में वो आती जाती रही है जी। लेकिन गुजरात बीजेपी के लिए कि जो 10 में से 10 सीट का दावा कर रही थी, उसके लिए मंथन का ये समय है, क्योंकि 7 है सीट आई है, वो अच्छी बात है, लेकिन 10 आनी चाहिए थी। 10 अगर मेहनत की होती तो आ सकती थी। राजस्थान के बारे में क्या कहेंगे? राजस्थान में तो जाहिर है कि वसुंधरा राजे के साथ नरेंद्र मोदी जी दोनों को अच्छा तालमेल बनाने की जरूरत है। तालमेल का अभाव मुझे लग रहा है नरेंद्र मोदी जी की केंद्रीय नेतागिरी और राजस्थान इकाई के साथ। जी, ऐसे में यूपी की बात करेंगे तो यूपी में एक बेहतर जीत हासिल हुई है समाजवादी पार्टी को। इसकी वजह क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ को कमान सौंपना वजह तो नहीं रही? योगी जी को कमान सौंपना वजह है, अभी ये कहना शायद जल्दबाजी नहीं। होगी। जिस तरीके से 100 दिन के कार्यकाल के जो पूरे हुए मोदी जी के, मोदी सरकार के, उसको बयान ना करते हुए उन्होंने कुछ अलग ही मुद्दे को उछालने की कोशिश की। एक से बढ़कर एक बयानबाजी, विवादित बयानबाजी सामने आई और हमेशा करते रहे। जब न तब वो करते ही रहे और कोशिश यही रही उनकी, देखा जाए कि ध्रुवीकरण हो वोटों का, जिस तरीके से लोकसभा में हुआ इस तरीके से हो। एक सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है 2017 के चुनाव को लेकर। तो ऐसे में नहीं लगता है कि अगर ये कमान उनको ना सौंप कर दूसरे को सौंपा जाता और ये कोशिश की जाती कि विकास के मुद्दे को आगे बढ़ाया जाए, तो वो बेहतर होता? वही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ध्रुवीकरण है वो शॉर्टकट गेन है, वो एक जुआ है। उसमें आपको जरूरी नहीं कि हर बार आपको सफलता मिले और उससे कुछ ज्यादा फायदा भी नहीं है। आपके जो मुद्दे हैं वो मजबूत होने चाहिए। और मुझे लगता है कि इन दिनों तक बीजेपी ने सरकार केंद्र में बनाई, उससे आज तक जो उनका एजेंडा है उनका वो अमलीकरण ठीक से नहीं कर सके हैं, वही उनको परेशान कर रहा है। क्योंकि महंगाई वहीं की वही है, बेरोजगारी है, पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर की किल्लत है वैसी की वैसी। आप यूपी में खास करके विकास बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो सपने आपने दिखाए थे ऐसा होना चाहिए। अगर आप गुजरात मॉडल दिखा के कहते हैं कि यहाँ 24 घंटे बिजली है, तो आपकी सरकार आने के 100 दिन बाद भी अगर वहां बिजली ना ही रहे, चाहे वाराणसी हो या ये आरोप लगाएं अखिलेश, ये आरोप लगाएं कि हमें केंद्र सरकार से कोयला नहीं मिल रहा है, तो काफी गंभीर आरोप हो सकते हैं। काफी गंभीर आरोप है और राज्यों के साथ तो ऐसा पक्षपात नहीं होना चाहिए। और जब जहां तक अगर अखिलेश की बात सही है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद एक मुख्यमंत्री राज्य के रह चुके हैं और उनके बाद प्रधानमंत्री रहे हैं, तो ऐसा तो हरगिज नहीं होना चाहिए। और यूपी में जहां रोशनी की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत है, तो वहां उस पर ही भार देना चाहिए, बाकी चीजें बाद में आती है। नहीं तो जिस तरीके से यूपी में तमाम 40 सांसद अखिलेश सरकार की हुकूमत के विरोध में सामने आए, मीडिया ने भी बहुत बवाल मचाया कि वहां पर अराजकता है, वहां पर जो है व्यवस्था सही नहीं है, प्रशासन सही नहीं है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इतनी ज्यादा बातें सामने आ गई कि लोग उब गए कि ये क्या खबरें हैं? हर दिन वही खबर, हर दिन वही लव जिहाद के बारे में चर्चाएं, हर दिन वही भाषण। तो क्या लोग ये समझ गए कि नहीं, ये फायदा हासिल करने की कोशिश की जा रही है? पूरे एक व्यापक रूप में कहूं तो ये जो नतीजे आए हैं वो भारतीय मतदाता का विजय है जी। किसी पार्टी या विपक्ष का विजय तो बाद में आता है, लेकिन भारतीय मतदाता समझ गया है कि किस सत्ता का संतुलन बना रहना चाहिए और किसी भी
एक पक्ष को पूर्ण बहुमत आप आंखें बंद करके देते रहोगे तो आपका विकास नहीं होने वाला है। सबके ऊपर लगाम होनी चाहिए और आग को पानी का डर बने रहना चाहिए, तभी सब कार्य करेंगे, अपना एजेंडा याद रखेंगे और उसका अमलीकरण करेंगे। यूपी में जो सीटें सपा ने जीती है वहाँ स्थानिक मुद्दे भी हो सकते हैं और उनके ऊपर भी लोगों ने वोटिंग किया हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन सपा सरकार एक जो आरोप लगा रही थी कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है तो मीडिया भी उनका ही दिखा रहा है, उनकी बात बोली जा रही है और हमारा कुछ आ नहीं रहा है, उनका ही पक्ष रखा जा रहा है, चाहे बलात्कार हो या कोई भी घटना हो, हमारी विरोधी छवि ही बताई जा रही है। तो मुझे लगता है कि जो दिखाया जा रहा था वो हकीकत नहीं थी, जमीनी हकीकत कुछ थोड़ी अलग हो सकती है। जी मिस्त्री जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब मोदी जी भाषण किया करते थे चुनाव से पहले तो अक्सर लोगों को ऐसी भाषणों से अवगत कराया करते थे, भाषण ऐसे दिया करते थे कि लोगों को ऐसा लगता था कि अगर इस शख्स को, इस व्यक्ति को अगर हम देश का प्रधानमंत्री बनाते हैं तो हम हर चीज़ों से निजात पाएंगे। भाषण भी बहुत ज़बरदस्त रहा करते थे और ऐसा लगता था, हर भारतीय को ऐसा लगता था कि बस प्रधानमंत्री ये बन जाएंगे, मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी, फौरी राहत मिल जाएगी। मगर ऐसा कुछ 100 दिनों में देखने को नहीं मिला। ट्रेन किराए बढ़ गए, टमाटर के दाम बढ़े, प्याज के दाम बढ़े। कहीं ना कहीं लोग जो उम्मीद कर रहे थे उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे और इसका नतीजा ये रहा। देखिए, खास आपने महंगाई की बात की तो आज जो महंगाई का दर है उसमें काफ़ी गिरावट हुई और अच्छे संकेत है, लेकिन चुनाव के बाद है। आपने जो बात कही वो तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा था कि उनको सिर्फ दौड़ना है, चलना नहीं है। जिस तरह से मोदी साहब ने वादे किए थे, सब में ऐसा ही लग रहा था कि वो पहले ही दिन से दौड़ना शुरू करेंगे और कल से हमारी मुश्किलें कम हो जाएगी। ये जो भरोसा, देखिए हम ये नहीं कर रहे हैं, उनके भाषण में को भी देखिए आप, कांग्रेस को आपने 60 साल दिया, मुझे 60 महीना दीजिए, यानी कि 1 महीना आप 1 साल के बराबर काम करेंगे, मगर ऐसा तो होता दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, नरेंद्र मोदी साहब का जो भाषण है और जहाँ तक उनके जो कमिटमेंट्स है, वी शुड नॉट माइंड, लेकिन जब भी कोई बड़ी टीम लेके आप चलते हैं तो आपके टीम मेंबर्स क्या करते हैं, उनके ऊपर किस तरह से कंट्रोल होना चाहिए। जिस तरह से भी बहुत ही सही मुद्दा उठाया आपने कि भाई यूपी में इस तरह की बातें हुई, जो लव जिहाद की बात हुई, या तो मदरसा में किस तरह के शिक्षण दिया जाता है उसके ऊपर बातचीत हुई, किस तरह से मटन का जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है उस तरह की जो बातें, और कहीं ना कहीं ये सब बातें एक थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट जरूर ला दिया वहाँ पर, वहाँ की पॉलिटिक्स में। लेकिन वो बड़े मुद्दे थे, जनता को ये आए कि ये जो नरेंद्र मोदी साहब जो है वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और यहाँ पर ये कहा जाता है कि यहाँ ये लव जिहाद है, इसको यहाँ पर ये किया जाता है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो वहाँ पर बोली गई उनका कहीं खंडन नहीं हुआ सेंट्रल जो लीडरशिप है उनसे। ये भी एक बड़ी बात है। कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह को जब पूछा गया था कि लव जिहाद, तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसा कुछ जानता भी नहीं हूँ। तो ये जो बात है, ये जो चीज़ें हैं जो स्टेट में अगर बनती, आपके खुद के सांसद है वो इस चीज़ों को चलाते हैं, उसके ऊपर न तो आपका कोई कंट्रोल है, न तो आप उनको कह सकते हो। तो जनता में कहीं ना कहीं ये देखिएगा कि मिस्री जी जब इस तरह के बयानबाजी इलेक्शन से पहले आए थे तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि कृपया करके ऐसे बयानबाजी ना दें, लेकिन वही में आपकी बात सही है। तो एक आदमी जो कहता है उसकी नीयत सही है, लेकिन उसके साथ साथ जो लोग लोकल लीडर्स वो अपने एरोगेंस में तो बाहर नहीं आ रहे हैं। उनको ये होना चाहिए कि भाई कोई बात नहीं। अगर नॉट ओनली दैट, अगर ये भी कहा गया था कि अगर यहाँ पर सभी सीट भाजपा जीत जाएगी तो 2015 में हम इलेक्शन करवा देंगे। अरे लेकिन क्यों, क्या जरूरत है भाई? वो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, अगर उनको जाना ही है उनके अपने बलबूते पे गिरेगी कोई सरकार। तो ये सब चीजें जो है मैं मानता हूं कि बड़ी एरोगेंस, और सेकंड थिंग कि जैसे ये एक सबक भी है, इतनी बड़ी लोकशाही में अगर कोई ये सोच के चले कि मतदार हमारी जेब में है। आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी, ये सबक भी है कि मोहन भागवत जी ने इससे पहले भी कहा था कि आकाश पर आप चाहे कितना भी उड़ लें, हाँ, दाना चुगने के लिए आपको जमीन पे आना है। वो बहुत ही सही है। ये जो एक ऐसा मीन्स आप ये कह सकते हैं कि स्लैब पड़ा है कि जो अमित शाह एक के बाद एक पढ़ रहे हैं सही। अभी देखिए इसकी इफेक्ट जो है वो महाराष्ट्र में आपको दिखाई देगी। जिस बलबूते के ऊपर वो अगर शिवसेना के साथ ये कहते थे कि नहीं हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, तो अब कहेगी कि देखो भाई, आप कुछ दिनों को पहले उद्धव ठाकरे का बयान देखिए, उन्होंने कहा था नहीं मैंने तो कोई लहर देखी नहीं, उन्होंने कहा था ये 2 दिन पहले, जबकि बीजेपी ने बहुत ही उसका विरोध किया था। लेकिन आज वही चीजें, वही शब्द सही हो रहे हैं।
अच्छा आचार्य जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी को बीजेपी को फिर से मजबूत करने के लिए रैलियों में हिस्सा लेना चाहिए, कमान संभालना चाहिए? कमान संभाल चुके हैं, बावजूद इसके जिस तरीके से रैली में इस बार चुनाव में हिस्सा नहीं लिया, एकदम बिल्कुल अलग थलग रहे हैं, बिल्कुल कोशिश कर रहे होंगे, मार्गदर्शन कर रहे होंगे, बावजूद इसके रैली एक भी नहीं हुई, तो क्या जमीन पर उतरना होगा? आपका जवाब देने से पहले मैं इनकी बात का अनुसंधान कर दूं तो उन्होंने जो बिल्कुल, उद्धव ठाकरे जी का नाम लिया वो अभी मजबूत स्थिति में आ जाएंगे। कल ही हम चर्चा कर रहे थे कि जो सीटों का बंटवारा है वो किस प्रकार होगा, तो ये नतीजों को देखते हुए उद्धव ठाकरे का पक्ष भी मजबूत होने की संभावना है, वरना यही परिणाम महाराष्ट्र में भी देखे जा सकते हैं। और रहा जो आपने सवाल पूछा वो बिल्कुल सही बात है कि पार्टी के प्रेसिडेंट को और नरेंद्र मोदी जी को भी एक्टिव होने की जरूरत है, क्योंकि उनके मतदाताओं को कहीं ऐसा लग रहा है कि वो प्रधानमंत्री होने के बाद स्थितियां बदल गई है, वो हमसे दूर हो गए, न उनका कोई पब्लिक से सीधा संपर्क रहता है, न उनके वो शब्द मीठे शब्द सुनने को मिलते हैं जो सभाओं में और टेलीविजन के जरिए सुनने को मिलते थे। कम से कम उनको कुछ दिनों के अंतराल पर अपना रिपोर्ट कार्ड तो जनता तक पहुंचाना ही चाहिए कि क्या वादे किए थे और वो कहां तक स्थितियां पहुंची है, कितनी स्थितियां बदली है। क्योंकि मैं जब से उन्होंने सरकार बनाई, काले धन की तो बात भूल जाइए, लेकिन गंगा का सबसे पहला उन्होंने निर्णय किया था सफाई का, तो उसमें क्या हुआ है कोई नहीं जानता, सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगा रही है। और अभी मैं सुन रहा था कई दिनों से कि जो अटेस्टेशन होता है अर्जियों में लगाने के लिए सरकारी कचहरियों में, तो वो स्व प्रमाणन से होगा, आपको ग्रेड 1 ऑफिसर के अटेस्टेशन तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हैं, नोटिफिकेशन नहीं आया है, जो ऐसी बातें हैं जो लोगों को हतप्रभ कर रही है, परेशान कर रही है कि क्या चुनाव से पहले तो वादे बहुत कुछ हुए, क्या उस पर अमल किया जा रहा है, क्या फौरी अमल किया जा रहा है, क्या उससे राहत मिल रही है? अगर ये नहीं मिल रही तो हम जब किसी से उम्मीदें लगा देते हैं और उन उम्मीदों को पूरा होते हुए नहीं देखते हैं या देरी देखते हैं, तो फिर हम खिन्न हो जाते हैं, हमें बर्दाश्त का मादा शायद कम हो जाता है कि नहीं हमारे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। अशोक मिस्त्री जी, सरस्वती चंद्र आचार्य जी, आप लोगों ने इस महत्वपूर्ण चर्चा में हिस्सा लिया और बहुत अच्छी बातें की, जनता को बहुत अच्छी, दर्शकों को बहुत अच्छी बातें बताई आपने, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का मुद्दा में इतना ही, मगर जाते जाते ये चुनाव परिणाम एक सबक हो सकते हैं उस पार्टी के लिए जिसने ऐतिहासिक जीत लोकसभा में हासिल की कि आखिर हमें चलना कैसे है, क्या महज बयानबाजी से ही हमें समाज को बांटते रहना है या फिर हम विकास के मुद्दे को सबको एक साथ लेकर चलें तो आगे बढ़ सकते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार। Cambay, I'm treated like a celebrity. Now on my business leisure travels, I want to experience all the Cambay hotels and resorts. Cambay Hotels and Resorts, a division of Nisa Leisure Limited. Open the door to some of the best holiday destinations in the world. Nisa Vacation Club offers exciting, affordable, flexible and easy to escape destinations of your choices. Explore great value holidays. Nisa Vacation Club. देखिए वंदना हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ जानो दुनिया पर। Cambay, I'm treated like a celebrity. Now on my business leisure travels, I want to experience all the Cambay hotels and resorts. Cambay Hotels and Resorts, a division of Nisa Leisure Limited. Spa and Wellness, the Orient Spa Limited, rejuvenating opportunity. The Spa and Wellness Retreat offers a soothing experience to its